हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वर्कशीट नंबर 83 से रिलेटेड रहेगी और ये गणित विषय की कक्षा 9 की रहेगी और ये 8 फरवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी और चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड रहेगी। इस वर्कशीट में टोटल मिला के जो क्वेश्चन है वो है 11। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए ये गोला होता है, ठीक है, और ये 3D शेप में होता है इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए त्रिज्या इसको कहीं से भी आप ले सकते हैं, तो त्रिज्या इसकी हर जगह से बराबर होती है क्योंकि गोला है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब आप आर की जगह 5.6 पुट करेंगे तो आपको सोल्व करने पर आंसर आएगा 394.24। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये आंसर है। ठीक है, और मैंने ये आंसर यहाँ पे करा हुआ टिक, लेकिन मैंने सोल्व करके भी दिखाया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, पहले हमने त्रिज्या लिख ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी और ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले तथा एक ठोस अर्धगोले का समग्र क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। देखिए यहाँ पे अर्धगोला बोला तो हमें मान के चल रहे हैं कि यहाँ खोखला है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ पिक्चर। ठीक है, देखिए आपको पिक्चर भी यहाँ बना के दिखाई गई है। ठीक है, और एक इसकी बात की जा रही है, दूसरी इसकी बात की जा रही है। तो ये कह रहा है अगर दोनों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जब खोखले की बात करता है ना तो हमें 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन अगर वो ठोस की बात करते हैं यानी कि ऊपर से भी वो बंद है तो यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि भाई दोनों अर्धगोले हैं तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। यही फ़र्क है कि जब वो अर्धगोला बोल रहा है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में लिख देता खोखला या नहीं भी लिखता तो आपको फिगर बना के दे दी तो आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल आपके घर में जैसे कोई कटोरा पाया जा रहा है उसकी तरह ही है। ठीक है, तो ऊपर से तो वो बंद नहीं होगा, है ना, और ये पूरा सोलिड है, पूरा पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 पाई आर स्क्वायर लगाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर से बंद है ना ये भी एक सर्कल है, तो ये वाले जो फेस होता है इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है और जब ऊपर वाले का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा पहले वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको आंसर दिखा दिया और यहाँ पर मैंने सोल्व करके भी पूरा दिखाया, क्योंकि एग्ज़ाम में जरूरी नहीं है ना कि ऑप्शन में ही आएगा, सोल्व करने को भी आ सकता है, इसलिए पूरा लिख कर भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया है, हमसे व्यास बोल रहा है। सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, और जब हमें त्रिज्या पता लग जाएगी तो उसका हम डबल कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप यहीं पे देख लीजिए। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए बहुत से जो बच्चे ना गलती यही कर देते हैं, एग्ज़ाम में कहीं गोला बोला होता है तो उसके उनके दिमाग में पता नहीं क्यों अर्धगोला आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, अगर गोला बोल रहे तो आपको गोले का फॉर्मूला लगाना है, अगर अर्धगोला बोल रहे तो अर्धगोले का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया और आर की वैल्यू जब हमने सोल्व करी तो हमारा यहाँ पर जो है देखो ये इस तरीके से आया, तो 2 में से 1 हमने बाहर ले लिया और 21 आ गया। ठीक है, एक बात और, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए होगा ना तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है एएससी स्टार्टर के नाम से, तो वहाँ से आप इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वैसे मैंने वहाँ भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया कि जो पृथ्वी है ना को 6,370 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोला मान लो, मतलब पृथ्वी को आप गोला मान लो और ज़मीन का क्षेत्रफल आपको निकालना है। और आपको ये पता है कि जो ज़मीन है ना पृथ्वी पर वो कितनी है, 1/4 है, और उसके बाकी जगह क्या है, सारा पानी पानी है।
तो ये कह रहा है कि आप जो है ना ये पता लगाइए कि ज़मीन का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सी बात है, टोटल एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो पहले पृथ्वी क्या है, गोल है, तो हमने 4πr² क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे मतलब 3/4 जो है पानी है, तो 1/4 ही तो ज़मीन हुई, तो 1/4 हमारा इससे आंसर आ जाएगा πr²। तो आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से, ये तो हमने आंसर पर टिक कर दिया है। ये देखिए पृथ्वी की त्रिज्या लिखा है, फिर पृथ्वी का प्रशित क्षेत्रफल, फिर हमने पृथ्वी में ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 कर देंगे, मैंने आपको बता दिया πr² आएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमें रेडी दे रखे है। फिर हमने 7 से कैंसिल कर दिया, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है 5th क्वेश्चन। अब यहाँ से MCQ खत्म हो गया, आपको पूरा सॉल्व करके तो यहाँ दिखाने पड़ेगा। ये कह रहा है पृथ्वी का जो व्यास है वो नहीं, पहले चंद्रमा का दे रखा, तो चंद्रमा का बोलता हूँ, नहीं तो अगर वैसे बोलूँगा तो 4 गुना बोलना पड़ेगा, है ना। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 गुना, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप चंद्रमा का व्यास अगर आप d लेंगे तो पृथ्वी का आपको डबल लेना मतलब 4 से गुना लेना पड़ेगा, 4d। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो चंद्रमा है वो छोटा है, पृथ्वी बड़ी है। तो हमने क्या करा, पृथ्वी का जो व्यास है वो d ले लिया। क्या ले लिया, पृथ्वी का व्यास d, तो चंद्रमा का कितना होगा, d/4 होगा। ठीक है, और हम जब भी किसी आंसर को निकालते हैं तो त्रिज्या से निकालते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी पृथ्वी की, आधा कर देंगे। ऐसे चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी, तो बच्चे यहाँ पर आधा करने की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको आधा ही करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो आधा होगा, तो d/8 आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अगर चंद्रमा की जो त्रिज्या है कितनी होगी, अगर उनका व्यास d/4 तो त्रिज्या कितनी होगी, d/4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d/8 आएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ना पता नहीं क्यों d/4 को 2 से मल्टीप्लाई करके d/2 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फटाफट देखिए, दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ तक थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट देखिए आंसर। ठीक है, देखिए मैंने क्या करा, पृथ्वी के व्यास को मैंने x मान लिया, तो चंद्रमा का व्यास को x/4, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, इसकी आधी हुई, और चंद्रमा की त्रिज्या इसकी आधी होगी। तो अब समझ में आ गया ना आपको कि x/8 क्यों लिखते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, x/4 आधा को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, आप डबल कर रहे हो। ठीक है, इसलिए बात को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, मल्टीप्लाई 2 लगा देते हैं, जबकि आपको 1/2 लगाना है, आपको आधा करना है, इसलिए x/8 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो चंद्रमा पहले बोला तो आपको चंद्रमा पहले लिखना है, पृथ्वी बाद में बोला तो बाद में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ऊपर क्या लिखना है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में पहले बोला नाम है वही आप लिखना है। ठीक है, आप कहोगे सर आपने जो है फिर यहाँ पर जो लेट माना ये तो आपने पृथ्वी पहले ले ली, यहाँ पर आप कोई भी आगे पीछे ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं चंद्रमा लेता तो पृथ्वी 4 गुनी होती, 4x आती। फिर कई बच्चे कहते हैं कि वहाँ तो चौथाई बोल रहा है, मतलब 1/4 बोल रहा है, तो सर आपने 4 गुणा को ले लिया, है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जो मर्जी आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन कंसेप्ट सही से क्लियर होना चाहिए। तो बस उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, और फिर इसके बाद हमारा ये आंसर आएगा। देखो ये जो नीचे x/2 है ना, इधर जाके उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाता है ना, जैसे x/8 बटे में x/2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x/8 मल्टीप्लाई में 2/x हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह 2 से ये x कट जाएगा और 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरे वाले को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ये देखिए 1:16 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। जो 6th क्वेश्चन में उसमें बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन ने 8 त्रिज्या वाले गोले को पूरी तरह से घेरा हुआ है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये कह रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए अगर इसने बोला ना कि ये जो लंबवृत्तीय बेलन है,
ये आपको दिखाई दे रहा है ये लंबवृत्तीय बेलन। अगर इसने गोले को पूरी तरह से घेर रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो दिखा भी रखा पिक्चर में, ये जो गोले की जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो आपको पता ना ये भी तो गोले की त्रिज्या होगी और ऊपर से भी गोले की त्रिज्या होगी, तो ये गोले का जो पूरा व्यास है ये बेलन की ऊंचाई हो गया ना। ठीक है, तो बस अगर आपसे गोले का क्षेत्रफल बोला तो आप तो ले दोगे 4πr²। ठीक है, समझ में, क्योंकि आर आपको दे रखा है। अब बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है। तो आप h की जगह क्या लिख सकते हो, आप h की जगह एक आर ये रहा और एक आर ये रहा, तो कितने आर हो गए 2r हो गए। तो जब आप यहाँ पे 2r लिखोगे तो उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 और ये r के r में होगी तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, तो 4πr² ही आ जाएगा। इसका भी 4πr² है, और जब इसको हम रेशियो निकालेंगे तो दोनों कट जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर ऊपर समझाया, यहाँ फटाफट देखिए। ठीक है, देखिए लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या होगी 2r होगी। मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया, बना के भी दिखा दिया, ये देखिए गोला बना रखा है। ठीक है, इस तरीके से तो गोले का क्षेत्रफल 4πr², बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h). तो हमने क्या करा h की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से 4πr² आ गया। उसके बाद हमसे बोला गया है कि 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो आप ये अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद ये वाला हमने करा था, है ना, इस तरीके से ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर गोला, बेलन, ठीक है, और शंकु, अगर इन सबका व्यास बराबर हो, ठीक है, मतलब इसकी जो यह लिखा त्रिज्या बराबर हो, ठीक है, तो और इसकी ऊंचाई भी बराबर हो, तो इन तीनों का वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका वक्र पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है। अब तक फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को पहले से भी याद होगा 2πr(h). इसका क्या होता है πr(l) होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि इसने ऊंचाई को तो समान बोला है लेकिन एल के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी, तो आपको इसकी एल का यूज़ करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। देखिए एक क्वेश्चन है, एक गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, इनके वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि जो गोला है और जो बेलन है, ठीक है, और एक और है शंकु, ठीक है, इनकी त्रिज्या भी बराबर है, ठीक है, और इनकी क्या है ऊंचाई भी बराबर है। तो ये कह रहा है कि इनके वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा कि गोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है, दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से है इस तरीके से। ठीक है, फिर गोले की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर है, तो हमने लिख दिया कि देखिए गोले की जो ऊंचाई है वो 2r1 होगी, क्योंकि देखो गोले में तो ऊंचाई होती नहीं, तो ये भी त्रिज्या है, तो पूरी क्या होगी 2r हो गई। इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि माना भाई तीनों बराबर तो r मान लिया, और ये भी तीनों बराबर तो इसको h मान लिया। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया कि तीनों के वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। अब यहाँ पर l है तो l का फॉर्मूला क्या होता है r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस h का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला रूट में। l का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, l का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, है ना। तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, ये देखिए हमने h की जगह पे 2r लिख दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू h की वैल्यू 2r के बराबर है ना। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये 2r ही तो है, इस तरीके से हर है। इसकी h की वैल्यू भी 2r के बराबर है और इसकी वैल्यू भी 2r के बराबर है, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे l है, तो हमने क्या करा पहले इसको किसे बदल दिया, ऐसे बदल दिया।
फिर उसके बाद हमने 2r लिख दिया, फिर 2 2 जा 4 होता है, 4 1 5 होता है, इस तरीके से आ गया। फिर अब देखो, फिर आप देख लो कि कौन कौन इसमें जो है कैंसिल हो रहे हैं। देखो यहाँ से 4 पाई, ठीक है, कैंसिल हो गया, नहीं 4 कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ पाई कैंसिल हुआ है, पाई कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 और √5 बचा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और देखो आर के स्क्वायर में से एक आर बाहर आ गया था, ठीक है, और यहाँ पर एक आर पहले से था, तो इसलिए आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और 5 बाहर नहीं निकल सकता था, तो ये 5 रूट में ही रह गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 8th क्वेश्चन पर। और जो 8th क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि आपको ना ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो गोले का क्षेत्रफल एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसने गोले को पूरी तरह से घेरा हुआ, यानी कि यही चीज़ है। देखो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से बता दिया गया है, बस बोला गया है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, दोनों का आंसर सेम आ रहा था, तो रेशो 1:1 आ रही थी, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। तो हम एक लंबवृत्तीय बेलन लेते हैं, ठीक है, जिसमें आर वाले एक गोले को पूरी तरह घेरा हुआ है। ठीक है, हमने पहले स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर कि हमने एक ऐसा बेलन ले लिया जिसने आर वाले, ठीक है, आर वाले एक गोले को पूरी तरह घेर रखा है। यहाँ ब्रैकेट में आप एक बार त्रिज्या भी लिख लेना। ठीक है, आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूरी तरह से घेरा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब इसने पूरी तरह से इसको घेर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोले की जो ऊंचाई मतलब 2r बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी, और गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। फिर भी मैंने लिख दिया, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 2r हो गई। अब निकालो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4πr² आ गया। बेलन का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। फिर हमने क्या करा, इस h की जगह 2r लिख दिया। जब हमने h की जगह 2r लिखा, तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो हमारा 4πr² आ गया। अब 4πr किसके बराबर है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस 4πr² की जगह हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया, और ये पहले से चला आ रहा था, यहाँ पर कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, या इक्वल तो लगा ही हुआ है। इस तरीके से दोनों बराबर आ गए, हमारा प्रूव हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गोले को व्यास को 25% घटा दिया जाता है। देखो ये गोला है पूरा, ठीक है, इस गोले के व्यास को, इसका जो डायमीटर है ना, हमने 25% कम कर दिया। जैसे पूरा 100% है, ये 50 हो गया, और यहाँ इस तरीके से, तो हमने इतना वाला ही जो हिस्सा ही हमने कम कर दिया, तो एक नया गोला बन जाएगा यहाँ से। तो कह रहे जब वो नया गोला बनेगा, तो ये बताइए कि उसका वक्र क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट गया, मतलब जो पुराने वाला जो गोला है ना, उसका कितना प्रतिशत घट गया है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे देखिए मैंने कैसे करा, आपको क्लियर हो जाएगा। पुराने गोले का व्यास कितना है, d, ठीक है, और पुराने गोले की त्रिज्या कितनी है, d/2 हो गई। ठीक है, अगर हमने पुराने गोले का व्यास d लिया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, d/2 हो गई। फिर उसने बोला कि 25% व्यास को घटाने के बाद, ठीक है, जो गोला बनता है ना, वो कितने % उसका वक्र क्षेत्रफल घटा हुआ है। तो इसका मतलब जो एक नया जो बना है ना हमारा ये, ठीक है, क्या नया बना है हमारा ये जो गोला बना है नया, तो इसका हम क्या निकालेंगे, पहले वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने इसकी क्या निकाली, त्रिज्या निकाली। तो त्रिज्या निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, व्यास निकालना पड़ेगा। और व्यास कैसे निकालेंगे, उसने बोला है कि 25% जो है घटाने के बाद, ठीक है, जो बचा है। तो देखिए पुराने वाले का d था, तो जो नया वाला होगा वो कितना होगा, 25% घटाने के बाद। तो पुराने वाला d है, उसमें से क्या घटा देंगे, 25%। तो 25% घटाएंगे तो कितना आएगा, आपने इसका एलसीएम ले लेना है, 100 एकम 100, 100 में से 25 गए, 75/100 आ गया। ठीक है, समझ में आई। देखिए इसके नीचे आप 1 लगा लें, एलसीएम लेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। नहीं तो आप सिंपल सी बात सोचिए कि ये जो d है पूरा 100% है,
और 25% कम हो जाता है तो 75% तो बचा, 75% के नीचे 100 लग जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने इसको काट दिया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 आ गया। उसके बाद हमें त्रिज्या चाहिए होती है, और मैंने आपको क्या बताया था, जब त्रिज्या करनी होती है तो डायमीटर का आधा करना पड़ता है। तो आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 3/8 आएगा। कई बच्चे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से करो तो आप डबल कर रहे हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पुराने गोले का वक्र पर क्षेत्रफल क्या आएगा, 4πr² होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आर की वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, d/2। तो यहाँ जब हम d/2 पुट करेंगे तो πd² आ गया। फिर नए गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या आएगा, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस आर चेंज हो जाएगा। और नया आर कितना निकला था हमारा, 3/8। ठीक है, डी निकला था। तो हमने क्या करा, इसमें पुट कर दिया। जब हमने यहाँ पुट कर दिया तो इसको सोल्व करा तो हमारा ये आ गया। ठीक है, 9πd²/16 आ गया। अब हमने जब भी हमें प्रतिशत निकालना पड़ता है तो जिस चीज़ का निकालना पड़ता है पहले ऊपर लिखना पड़ता है कमी। तो कमी का निकालना है, तो कमी कितनी है, देखो नया वाला ज़्यादा था, ठीक है, या पुराने वाला ज़्यादा था। देखिए पुराने वाला जो था वो ज़्यादा था। क्यों पुराने वाला, क्योंकि उसने बोला है कि जो नया वाला जो बनता है ना उसमें 25% जो है डायमीटर कम हो गया, यानी कि नया वाला कम होगा। और वैसे भी सिंपल सी बात है, देखिए इसके नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें नीचे बड़ी रकम है ऊपर छोटी रकम है, तो ये पूरा छोटा ही तो हुआ। ठीक है, और वैसे भी कमी बोल रहा है तो पुराने वाला ज़्यादा ही होगा, नए वाला कम ही होगा। तो पुराने में से ठीक है नया वाला घटाएंगे तो हमारा एलसीएम लेने पर जो है 7πd²/16 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 16 कम 16, 16 में 2 को 7πd² आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए जिसकी बात कर रहा है, जैसे कमी की बात कर रहा है तो कमी ये रही, यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमेशा नीचे टोटल आएगा जो बिगिनिंग का है। शुरुआत पे कितना था, शुरुआत में था πd² था। ठीक है, तो हमने शुरुआत में πd² लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा और इसको जो हम काटेंगे 700/16, इसको भाग करा तो 43.75% आ जाएगा। मतलब अगर हम 25%, अगर हम जो है 25% जो है क्या कम करते हैं, अगर हम व्यास कम करते हैं, डायमीटर कम करते हैं, तो जो एरिया है वो कितना % कम हो जाएगा, 43 ठीक है लगभग जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 43.75। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में फटाफट पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 10th क्वेश्चन बोला गया, एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन का आंतरिक और बाहरी व्यास इतना और इतना। आप देख भी सकते हैं ये इस तरीके का बर्तन, ठीक है, यहाँ पर 3D की शेप में दिखा रखा है। ठीक है, तो आंतरिक और बाहरी व्यास हमें दे रखा है, ध्यान से देखना बच्चे, व्यास दे रखा है। और हमें जब क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है तो त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर के पेंट कराने के 5 पैसे तो पूरे बर्तन पे निकाले, क्योंकि अंदर भी पेंट करना है, बाहर भी करना है, और इसके इस कोनों पे भी पेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो अब कैसे आप निकालेंगे, सिंपल सी बात है, पहले आंतरिक का फॉर्मूला लगा देंगे और बाहरी का लगा देंगे, फिर इसके बाद ये जो इसकी मोटाई है ना, जो इसकी विड्थ है, इसका लगा देंगे। और ये कैसे निकालेंगे, देखो इस अंदर वाले का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr² होगा, 1 लगा लो। बाहर वाले का क्या होगा, 2πr², 2 लगा लो। और इस मोटाई का क्या होगा, मोटाई का होगा पाई। ठीक है, ब्रैकेट में आर का जो स्क्वायर है 2 वाला माइनस कर देंगे आर का स्क्वायर 1 वाले में से। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे तो ये बीच की चीज़ नहीं, जैसे ये चीज़ है ना, तो हमने बाहर वाले का पहले निकाला, फिर हमने अंदर वाले का निकाला। बाहर वाले में देखो, बाहर वाला ये पूरा टोटल कर देगा कवर, ये पूरा बंद कर देगा जब हम बाहर वाले का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है अंदर वाले का निकाल देंगे एरिया। जब अंदर वाले का निकाल देंगे और फिर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी। और हमारा ये चीज़ हमें निकालनी थी।
हमने अंदर का तो निकाल ही दिया, बाहर का भी निकाल दिया, और ये हमारी मोटाई भी निकल गई। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देख लिया, अब आंसर देखो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, खोखले अर्धगोले का आंतरिक व्यास, फिर उसके बाद आंतरिक त्रिज्या, फिर खोखले अर्धगोले की बाहरी व्यास, फिर बाहरी त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद हमने खोखले अर्धगोले की बाहरी त्रिज्या तो लिख ली, फिर बर्तन का कुल क्षेत्रफल किसका होगा, आंतरिक, फिर बाहरी, फिर थर्ड भाग, मैंने तीसरा भाग लिख दिया, यहाँ पर तीसरा डाल दिया। ठीक है, जैसे अगर आपको मोटाई लिखना है तो मोटाई भी लिख सकते हैं, और अगर कोई भाग समझना है तो ऐसे 1-2 नंबर डाल के लिख देना। ठीक है, ये फिर हमने सोल्व कर दिया। देखिए, अब यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू वो लेनी थी कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है। आप यहाँ पे 22/7 भी ले सकते हैं। जब आप 22/7 लेंगे ना तो आपको 1925 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन अगर आप 3.14 लेंगे तो आपको 1924 पॉइंट कुछ आएगा। लगभग आंसर 1925 ही आएगा, इसलिए मैंने अप्रोक्स लिख दिया हिंदी में, आप लगभग लिखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो बस उसके बाद क्या करना है, आप चाहे तो 2 पाई नहीं, पाई 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 कॉमन है तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका रहेगा। सीधा सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो इक्वल नहीं लगा हुआ तो आपको ये मत समझना कि ये, ठीक है, कि ये जो है अलग है, इक्वल लग जाएगा तो अलग माना जाता है। ये जो पूरी चीज़ है ये इसी के साथ में है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, मतलब समझ में आ गई। मतलब पहले आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, ये पूरा नोट करोगे, फिर प्लस 314, फिर उसके बाद ये साथ में लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इसको सोल्व करा तो इसको तो वही लिख दिया, फिर इसको सोल्व करा ये आ गया, इसको सोल्व करा ये आ गया। ठीक है, इसको हमने पूरा मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इन तीनों को सोल्व करने पर ये आ गया। फिर हमने क्या करा, इन तीनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा, हमने लगभग में लिख दिया, ये आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे पेंट कराने के 5 पैसे हैं, और 5 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 96 रुपये 25 पैसे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, और ये भी हमारा हो गया था। ठीक है, और ये भी हमारा हो गया था। ठीक है, बाकी मैंने एक और वीडियो इसकी डाली हुई है। ठीक है, जिसमें मैंने केवल आंसर दिखाए हैं। ठीक है, शॉर्ट्स बनाया है। ठीक है, तो ये तो एक मैंने वीडियो बना दी, इसमें समझा दिया है। ठीक है, तो अभी आ जाइए 11वें क्वेश्चन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, जो 11वां क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि लकड़ी का खिलौना, ठीक है, लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है। ठीक है, ये जो अर्धगोला है ना, इसके ऊपर, ठीक है, शंकु बना दो, या आप ऐसे बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, नहीं तो आप जो है ऐसे बनाना चाहो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है लकड़ी का एक खिलौना एक अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो अर्धगोले के ऊपर जो है शंकु को अध्यारोपित किया गया है। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के जो आधार है उसका व्यास 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 7 रुपये लेते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर के। ठीक है, तो खिलौने के पेंट की कीमत आपको निकालनी है, जो खिलौना बनाया उस पर पेंट करने की कीमत कितनी आएगी। ठीक है, अब आंसर आप देख लो। देखिए, जो खिलौना है, ठीक है, आप पिक्चर ऐसी बना लेना। ठीक है, अगर आपने ऐसे बना ली तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पर हमें इसकी जो हाइट दे रखी है 15, इसकी जो हमें व्यास दे रखा है 16। हमें जब एरिया निकालना है, पेंट करने का एरिया निकालना, तो हमें एल चाहिए। ठीक है, तो हम पहले एल निकालेंगे। और शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम दोनों को जोड़ देंगे ना, हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए आंसर फटाफट। सबसे पहले हमने डायमीटर लिख दिया, और हमेशा याद रखना है कि डायमीटर दे रहेगा तो रेडियस ही हमें चाहिए होती है, तो रेडियस निकाल लिया। हाइट ऑफ कोन लिख लिया, स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकाल दिया। ठीक है, तो जब 18 के 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, 15 का 225। ठीक है, इस तरीके से 289 का रूट 17 होता है। उसके खिलौने का कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर एल प्लस 2 पाई स्क्वायर। पाई आर हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर ना 7 को डिवाइड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 7 रुपये के हिसाब से दे रखा है, तो 7 रुपये के हिसाब से आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ।
देख सकते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने की लागत 7 रुपये है, तो एक वर्ग पे कितना है 7/100 और 5,808/7 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने की लागत कितनी आएगी। इस तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे 7 को 7 से तो और फिर उसके बाद 100 को 5808 से तो 58.08 रुपीज़ आ जाएंगे पेंट करने के। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट मैंने आपको समझा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप एक बार लास्ट में सारे आंसर भी आपको सारे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार आप सारे आंसर देख लीजिए। ठीक है, जो लास्ट में मुझसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने नीचे सॉल्व भी करा है, आप देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी ऑप्शन वाला ही था, तो मैंने जो है यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारा ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व करके दिखाना था, तो इस तरीके से पूरा है नीचे तक, अगले पेज में भी था। उसके बाद आ जाइए सिक्स पर। तो ये हमारा सिक्स क्वेश्चन था, ये भी पूरा कंप्लीट है। उसके बाद आ जाइए सेवन्थ पर। तो ये हमारा है सेवन्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी पूरा कंप्लीट है इस तरीके से। उसके बाद आ जाइए एट्थ पर। ठीक है, एट्थ पर अगर किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये हो गया एट्थ क्वेश्चन। फिर हो जाएगा हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। और प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक तो बनता ही है। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये 9वां भी हो गया, ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है 11वां। किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम से गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना पूरा ध्यान रखना। और आप थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।